नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। यह है सुपर 30 GK/GS वाली क्लास, जिसमें हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन के 30 शानदार प्रश्नों की। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? ऑप्शन है आपका इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है यह सभी प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि तिमोथ डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? ऑप्शन है आपका गूगल, ट्विटर, अमेजॉन या फिर एप्पल। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है यह एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगर हम बात करें कि एप्पल का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय या हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपका है कैलिफोर्निया में। अब बात करें कैलिफोर्निया कहाँ है तो यह आपका है अमेरिका में। अब कैसे स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। अब बात करेंगे कि इनकी स्थापना कैसे हुई, कितने लोगों ने की, तो इसकी स्थापना 4 लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें आपका पहला नाम आता है स्टीव जॉब्स, दूसरा नाम आता है स्टीव का और तीसरा नाम बात कर लें तो वज्रनियाक का और चौथे बात करें तो चौथा नंबर पे आते हैं रोनाल्ड वेन। इन 4 लोगों ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 ईस्वी में की थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन हो जाता है आपका पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर या फिर महाराजगंज। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सीतापुर से जो है कि नेपाल की सीमा साझा नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जिनके साथ नेपाल की सीमा साझा होती है। तो 7 जिलों के साथ जो है कि नेपाल की सीमा साझा होती है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो आपका एक ज़िला है सिद्धार्थनगर। अगर दूसरे ज़िले की हम बात करें तो दूसरा ज़िला आपका हो जाता है बलरामपुर। अगर तीसरे ज़िले की बात करें तो तीसरा ज़िला आपका हो जाता है श्रावस्ती। अगर चौथे ज़िले की बात करें तो चौथा ज़िला आपका हो जाता है महाराजगंज। पाँचवें ज़िले की बात करें तो पाँचवा ज़िला आपका हो जाता है बहराइच। छठवें ज़िले की बात करें तो छठवां ज़िला आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी। और 7वें ज़िले की बात करें तो 7वां ज़िला आपका हो जाता है पीलीभीत। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि नेपाल के साथ 7 ज़िले जो है कि सीमा साझा करते हैं और उन 7 ज़िलों के नाम निम्नलिखित हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन आपका हो जाता है बस्ती, बुलंदशहर, बादा या फिर बलिया। तो इसमें सही आंसर हो जाता है आपका
बलिया। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित कौन कौन से ज़िले हैं। तो इसमें भी आपके 7 ज़िले जो हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित हैं। आइए जान लेते हैं उन ज़िलों को हम। तो पहला ज़िला आपका हो जाता है महाराजगंज। महाराजगंज। अगर दूसरे ज़िले की बात करें तो दूसरा ज़िला आपका हो जाता है कुशीनगर। दूसरे ज़िले की हम बात कर लें तो दूसरा ज़िला हो जाता है कुशीनगर। तीसरे ज़िले की अगर हम बात करें तो तीसरा ज़िला आपका हो जाएगा देवरिया। अगर हम चौथे ज़िले की बात करें तो चौथा ज़िला आपका हो जाता है गाजीपुर। पाँचवें ज़िले की बात करें तो 5वें नंबर पे आपका आता है चंदौली। अब छठे ज़िले की बात करें तो छठे ज़िले पर आपका आ जाता है बलिया। और 7वां ज़िला आपका हो जाता है सोनभद्र। तो इन 7 ज़िलों को याद रखेंगे जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आइए और कुछ बातें हम जान लेते हैं। अब हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। तो आइए उनको भी जान लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनती है। तो आइए हम उन 8 राज्यों को जान लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश जिसके साथ बहुत छोटी सी सीमा लगती है। दूसरा नंबर पर आपका हो जाता है उत्तराखंड। तीसरा नंबर पर आपका हो जाता है बिहार। अगर चौथे नंबर पर बात करें तो आपका झारखंड। छठवें नंबर पर बात करें तो आपका छत्तीसगढ़। छठवें नंबर पर बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश के बाद 7वें नंबर पर बात करें तो राजस्थान। और उसके बाद आपका 8वें नंबर पर आ जाता है हरियाणा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली जो है साझा करता है। और देश की बात करें तो एकमात्र देश जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। ऑप्शन 1 का हो जाता है आपका चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, रामविलास पासवान या फिर वीपी सिंह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है चंद्रशेखर। अगर हम चंद्रशेखर जी की बात करें तो यह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक था। अगर हम बात करें कि यह किस नंबर के प्रधानमंत्री थे तो यह 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो इनके जन्म स्थान के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके हम जन्म तारीख की बात करें जन्म तारीख की बात करें तो इनका जन्म जो है कि 17 अप्रैल 1927 को हुआ था। अगर वहीं हम बात कर लें कि इनकी मृत्यु कब हुई तो इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 6 जुलाई 2007 को हुई
थी। आइए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर चंद्रशेखर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, वह थे वीपी सिंह जी। यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था। अगर इनका पूरा नाम बात करें तो इनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब हम इनके बात करें कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो आइए जान लेते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। अगर वहीं बात करें तो यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया गया था। अब हम तो सब बातें चर्चा कर लिए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि यह मंडल आयोग क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं मंडल आयोग की। तो यह जो मंडल आयोग है इसका गठन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए इसका गठन 1978 में किया गया था। 1978 में इसका गठन किया गया था और 1982 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और आरक्षण देने की बात कही, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने इसको लागू नहीं किया। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए तो इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की, जिससे इनका बहुत विरोध होने लगा और अविश्वास प्रस्ताव आया और इनको जो है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। यह शहर चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका नंबर 1 फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या फिर बरेली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है फिरोजाबाद। वहीं हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए जाना जाता है। वाराणसी की बात करें तो बनारसी साड़ी के लिए और पान के लिए, बनारसी पान के लिए। बरेली की बात करें तो जरी और जरदोजी के लिए आपका बरेली जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। आपका ऑप्शन है उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर, महंत परमहंस दास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है श्री योगी आदित्यनाथ जी। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है श्री अजय सिंह विष्ट। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनकी अगर जन्म तारीख की हम बात करें तो इनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। अब प्रश्न करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान में उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है पौड़ी, उत्तराखंड का ज़िला है पौड़ी, वहाँ के पंचूर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है
कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? मथुरा, अयोध्या, झांसी या फिर वाराणसी? तो यहाँ बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाता है, यह वाराणसी के निकट स्थित है। यह वाराणसी जिला में ही स्थित है सारनाथ। अगर वहीं हम बात करें कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश यह श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाता है आपका मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या फिर प्रयागराज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है लखनऊ, जो है कि चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें तो यह दशहरी आम के लिए भी प्रसिद्ध है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी बात करें इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम अवध था। आइए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन आपका हो जाता है रविदास, सूरदास, कालिदास या फिर तुलसीदास। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगर हम बात करें रामायण की कि रामायण को कौन लिखा था, तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी लिखे थे। महर्षि वाल्मीकि जी है जो कि रामायण की रचना की थी। यह जो रामचरितमानस है यह 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था और इसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि वह 7 कांड कौन कौन से हैं। तो पहला कांड आपका होता है बालकांड। बालकांड के बाद दूसरा होता है अयोध्या कांड। वहीं हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा आपका होता है अरण्य कांड। चौथा बात करें तो किष्किंधा कांड। पांचवें की बात करें तो आपका हो जाता है सुंदर कांड। वहीं हम बात करें छठवें नंबर पर तो आपका हो जाता है लंका कांड। और सातवें पर आपका आता है उत्तर कांड। अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका हो जाता है बाल कांड। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा आपका हो जाता है किष्किंधा कांड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मार्तंड वर्मा। यह त्रावणकोर के राजा थे। त्रावणकोर के राजा थे और वर्तमान में यह त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्ताना, जहां आरा या फिर बेगम मेहरू निशा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल, जो कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। वहीं हम बात करें अगर झांसी से कि झांसी से अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन लड़ रहा था, तो वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। वहीं हम बात करें कानपुर से
तो कानपुर से आपके थे नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब और तात्या तात्या टोपे, तात्या टोपे। अगर हम वहीं बात कर लें कि इलाहाबाद से कौन था, इलाहाबाद से कौन था, तो इलाहाबाद से आपके थे लियाकत अली साहब, लियाकत अली साहब थे। वहीं हम बात कर लें कि जगदीशपुर जगदीशपुर बिहार से कौन था, तो जगदीशपुर से आपके थे कुंवर सिंह जी जगदीशपुर से थे। वहीं हम बात करें कि फैजाबाद से कौन था, फैजाबाद से, तो फैजाबाद से आपके थे मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह साहब, मौलवी अहमद उल्लाह साहब जो है कि फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अगर हम बात करें बेगम रजिया की, तो यह प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका जो कि 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत में राज्य करती है। वहीं हम बात कर लें अगर जहांआरा की, तो यह औरंगजेब की बहन, और बेगम मेहरुनिसा की बात करें तो इसको हम लोग नूरजहाँ के भी नाम से जानते हैं, नूरजहाँ के नाम से भी जानते हैं, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश से पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन आपका हो जाता है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बी हया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किए थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका जो है कि बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। ऑप्शन है 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीना या फिर 2 साल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 2 हफ्ते। यह लगभग पहले कार्यकाल में 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद में रहे थे। और उसके बाद हम बात करें अगर इनके दूसरे कार्यकाल की, तो इनका दूसरा कार्यकाल जो है आपका 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था पहला कार्यकाल। अगर हम बात करें दूसरे कार्यकाल की, यह पहला कार्यकाल था जो कि 13 दिनों का था। अगर वहीं हम बात कर लें दूसरे कार्यकाल की, तो इनका दूसरा कार्यकाल जो था वह था 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। और इनकी बात करें अगर तीसरे कार्यकाल की, यह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया। तो तीसरे कार्यकाल की बात करें तो तीसरा कार्यकाल 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक इनका तीसरा कार्यकाल था। अगर वही हम बात करें इनके जन्म तारीख की, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को ही हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन 16 अगस्त 2018 को इनका निधन दिल्ली में
हुआ। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत, जीवक या फिर राहुल? तो यह इसमें सही आंसर हो जाता है आपका, उनका नाम जीवक था। अगर हम बात करें बिंबिसार का, तो यह हर्यक वंश से संबंध रखता था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद नागदशक। यह लोग क्रमशः जो है कि हर्यक वंश के शासक थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोमार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन यह हो जाता है कि यह टैगोर की पहली कविता थी। इस कविता के बाद में बंगाल देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। और ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है कि इस कविता के बाद बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो यह लेखक के साथ यह बहुत अच्छे कवि भी थे। कवि के साथ संगीतकार भी थे और इसके साथ साथ यह चित्रकार भी थे। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था 7 मई 1861 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। अगर इनकी हम कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लें, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गीतांजलि आपकी हो गई, गोरा हो गया, घरे बायरे हो गया, उसके बाद जनगण मन हो गया, आमार सोमार बंगला हो गया। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें जनगण मन की, तो यह जो है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और एक बात और कर लेते हैं कि गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम ऐसे भारतीय हैं जिनको साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? ऑप्शन ए हो जाता है व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव या फिर निकिता खुश्चेव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है जोसेफ स्टालिन के अगर कार्यकाल की बात करें, तो इनका कार्यकाल जो था रूस में वह 1922 से 1953 तक इनका कार्यकाल था रूस में। और इन्होंने रूस में सर्वप्रथम 1925 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। आइए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, पेरिस, रोम या फिर ब्रुसेल्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है पेरिस। पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। अब हम बात करते हैं कि यह वर्साय का जो महल है इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता हैं, यह अपने दर्पण
के शाही हाल के लिए जानता है, दर्पण के शाही हाल के लिए जाना जाता है, रॉयल ओपेरा के लिए जाना जाता है, रॉयल ओपेरा के लिए जाना जाता है, और शाही अपार्टमेंट के लिए जाना जाता है, शाही अपार्टमेंट के लिए भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए है आपका फ्रांस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है इटली। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह जो है कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड में स्थित हैं। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की तो इसकी स्थापना जो है कि 1016 ईस्वी में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है प्रभु मेरा प्रकाश है, प्रभु मेरा प्रकाश है, प्रभु मेरा प्रकाश है। वहीं हम बात कर लें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना 1209 ईस्वी में हुई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18 या फिर 25। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर पहला बात करें कि पहला कौन था तो पहला था आपका नीलगिरी रिजर्व, जो कि 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि दांदोली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन होता है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यह जो है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग बोलते हैं, पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 200 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेयपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? ऑप्शन ए है मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल या फिर येरकौड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुन्नार। यह मुन्नार की बात करें तो यह मुन्नार केरल में स्थित है, केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। वहीं हम बात करें ऊटी, कोडाईकनाल और येरकौड की, तीनों आपके जो हैं कि तमिलनाडु में स्थित हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस या फिर इटली। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह इटली में स्थित है। एड्रियाटिक सागर के किनारे यह स्थित है, एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। यह शहर पूर्ण रूप से पानी में बसा है और गांडोला नाव से इस शहर का भ्रमण किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या फिर इटली। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर
स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी पाई जाती है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी पाई जाती है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है आपका कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम या फिर मैंगलुरु। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है यह तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है, जो कि केरल में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन या फिर होबार्ट। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा पर्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी कैनबरा, लेकिन अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पर्थ। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और यह एक देश भी है। इसे प्यासी भूमि का भी देश कहते हैं। इसके अलावा जो है कि यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहीं पर जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। यहाँ पर कालगुरली और कुलगार्डी नामक सोने की खानें पाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है कोशयुको जो कि है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टारस जलसंधि यहीं पर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, लेकिन यह मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते। वहीं हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, तो इनको अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है कि सजा माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। यह 5 प्रकार की जो है कि शक्ति है। पहला क्षमा कर सकते हैं, दूसरा लघुकरण, तीसरा होता है परिहार्य, चौथा होता है विराम और पांचवा होता है प्रविलंबन। तो यह 5 तरीकों से जो है कि सजा माफ़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? भारत की नागरिकता, भारत में भाषाएं, भारत की राज्यों की सीमाएं या फिर बच्चों के लिए शिक्षा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है भारत की नागरिकता। यह भाग 2 में इस बात को बताई गई है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? ऑप्शन ए हो जाता है कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अगर बात करें तो पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के अनुसार। बाद में इसे क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है कि 300 क में जोड़कर जो है कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये रहे आज हमारे 30 प्रश्न। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।